ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। देश में 38,000 के करीब कोरोना मरीज हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 37,776 तक जा पहुंची। जी हां, देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो ये 26,535 हो गई है। देश में अब तक 10,017 कोरोना मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना से अब तक 1223 लोगों की जान भी जा चुकी है। जी हां, मौत का यह आंकड़ा देश भर में 1223 तक जा पहुंचा है। और इस तरह से ये आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते हुए 38,000 के करीब कोरोना मरीज पहुंच गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ वन इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर डॉक्टर दिग्विजय सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ। उनका रुख करते हैं। दिग्विजय जी, 38,000 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना संक्रमित मरीजों का। तेजी के साथ तमाम राज्यों से ये मामले सामने आते जा रहे हैं। रिकवरी रेट्स भी है। खबर चित्रकूट से है, जहां प्रशासनिक अधिकारी लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे, नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल और डीआईजी दीपक रावत का दौरा। बराहा के हनुमान जी के मंदिर का ताला खुलाकर पूजा अर्चना की। साधुओं के लिए बांटा गया खाना। कमिश्नर और डीआईजी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। काम हो रहा है। अभी मंदाकिनी को लेके भी बहुत पवित्र काम हो रहा है, तो ये उसके लिए शुभकामनाएं। अगर बात करें सोशल डिस्टेंस की, तो किस तरीके से पालन करवाया जा रहा है सर? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत सेफ्टी का भी मामला है और समाज की सेफ्टी का भी मामला है। और कहीं भी लोग पास ना आए, मैं खुद व्यक्तिगत भी उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। और सभी से मेरी अपील है कि हर कोई कम से कम 1.5 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी आपस में मेंटेन करें। अच्छा काम हो रहा है। अभी मंदाकिनी को लेके भी बहुत पवित्र काम हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर से खबर है, जहां ओमिक्स फॉरेस्ट स्पा में रखा गया गार्ड और स्टाफ को नोएडा सेक्टर 93 में स्थित है ओमिक्स फॉरेस्ट स्पा लॉकडाउन में सभी स्टाफ का ख्याल रखा गया है। इनके रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था की गई है। इन्हें मोटिवेट करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। सभी लोगों ने ताली बजाकर इनका हौसला भी बढ़ाया है। सभी लगातार लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में सभी स्टाफ का ख्याल किया गया है। उनके खाने रहने की व्यवस्था की गई है। नोएडा सेक्टर 93 में स्थित है ओमिक्स फॉरेस्ट स्पा। नोएडा सेक्टर 93 में लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी स्टाफ का ख्याल किया गया। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां लॉकडाउन में सीएम योगी आदित्यनाथ की रसोई बनी भूखों का सहारा। खैरपुर गुजर के गरीब मजदूरों के लिए रोज बन रहा है खाना। शासन प्रशासन पहुंचा गरीबों को खाना देने के लिए। लोग लगातार खाने की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुनील खारी और उनकी टीम को धन्यवाद कर रहे हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर के लिए राहत की खबर है। एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या डिस्चार्ज मरीजों की संख्या से काफी कम है। डीएम सुहास एलवाई ने जानकारी दी है। 88 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 50 एक्टिव मरीज हैं। देर शाम मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सावधानी से ही बचाव होगा। डीएम ने साफ कहा, भारत सरकार ने गौतम बुद्ध नगर को रेड जोन में रखा है। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर ही कंटेनमेंट जोन बनेंगे।
चरण में स्टूडेंट्स की मूवमेंट इनेबल किया गया है और स्टूडेंट्स अभी तक लगभग 400 लोग रजिस्टर किए हैं और इसके साथ ही साथ जो शेल्टर होम्स में हमारे 14 दिन क्वारंटाइन पूर्ण कर चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको अपने गृह जनपद भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसके उपरांत अन्य लोगों के संबंध में जो भी प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस आएगी उसके तहत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया जो भी शासन की निर्देश है उसका हम सब लोगों को अपनाना चाहिए और पालन करना चाहिए, क्योंकि जो भी निर्णय भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा लिया जाता है बहुत सोच समझकर समस्त स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद एक जनरल गुड ऑफ द पीपल जिसको कहते हैं, समाज के हित में निर्णय लिया जाता है। अतः हमें प्री कंक्लूजन्स नहीं करनी चाहिए। कृपया इसके लिए जो नीति निर्धारण होगी सक्षम स्तर पर उसके लिए इंतज़ार करें और हम ये इतना आश्वस्त ज़रूर करेंगे कि निर्णय वही लिया जाएगा जो। दूसरी तरफ नए केसेस सामने आने का जो पैमाना है वो भी काफी ज्यादा हो गया है। ऐसे में क्या कहा जाए, चिंता का विषय, चिंता गहराती हुई लगातार। यकीनन शिल्पा चिंता का विषय है, खासतौर पे जब हम ये देखते हैं कि पिछले 48 घंटों में करीब 4000 केसेस बढ़े हैं। बिल्कुल। तो ये जो 24 घंटे में जो बढ़ने की दर है उसमें अचानक से एक तेजी आई है और ये एक स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि अब तक जो आप रिकवरी के भी रेट बता रही हैं अच्छे हैं या फिर मृतकों की संख्या 1200 है 80,000 में, जो दूसरे देशों के कंपेयर किया जाए जब इतने थे अमेरिका, इटली या स्पेन वगैरह, तो उनकी संख्या कहीं ज्यादा थी। तो उसकी एक वजह ये भी थी कि हमने काफी तैयारी की हुई थी और उसका असर दिख रहा था। लेकिन अगर इतनी तेजी से संख्या बढ़ेगी तो किसी भी देश के लिए उसे संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, खासतौर पर पर 24 घंटे में जो बढ़ने का जो आंकड़ा है वो थोड़ा चिंता की लकीरें डाल रहा है सबके चेहरे पर। और ऐसे में लॉकडाउन पार्ट 3 के दौरान जिस तरीके से छूट की रियायत की बात कही जा रही है, ऐसे में चिंता ये और ज्यादा इसलिए भी बढ़ाती है दिग्विजय जी, क्योंकि जब सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश थे तब इतने केसेस सामने आए, अब छूट के बाद कितने केसेस और बढ़ जाएंगे? देखिए, कई मुख्यमंत्रियों ने साफ कह दिया। अभी न्यूज 1 इंडिया से बात करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री भी यही कह रहे थे हमारे मैनेजिंग एडिटर के साथ बातचीत में कि ये जो मजदूर आ रहे हैं बाहर से वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किलें तो लेकर आ रहे हैं, वो अपने आप में कोरोना पॉजिटिव भी लेके आएंगे। हाँ। तो यही समस्या उत्तर प्रदेश के साथ भी है। आज जो बस्ती में 7 मजदूर निकले वो वही थे जो वहां से यहाँ आए हैं। तो ये सारी बातें, मुश्किलें तो बढ़ रही हैं। अब जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट मिलेगी, अभी शराब की दुकानों पर जब भीड़ आएगी तो वो एक देखने वाली बात होगी कितना। यानी कि दिग्विजय जी, अब तक चुनौतियां ऑलरेडी काफी बड़ी थी, लेकिन अब कई गुना और ज्यादा चुनौतियां यहाँ पर सरकार के सामने, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने मुंह बाय खड़ी हुई है। अब एक्चुअल में और बड़ी परीक्षा यहाँ पर तमाम अधिकारियों की होने वाली है, हमारे देश हिंदुस्तान की होने वाली है, आम जनता की होने वाली है। जी बिल्कुल। अभी तो जो मंडे से जब छूट के बाद ये लोग बाहर निकलेंगे, कितना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर अभी तक इतना जोर जबरदस्ती करने के बाद भी अगर इतने बड़े संख्या में उल्लंघन के मामले आ रहे थे तो अब तो छूट मिल रही है, तो देखें उस पर क्या होता है। उम्मीद यही है, तो न्यूज 1 इंडिया भी अपील कर रहा है सबसे कि बेहद जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। जिन सामान के बिना, जिन चीजों के बिना आप रह सकते हैं, आपकी जिंदगी चल सकती है, फिलहाल कुछ समय तक उनसे दूरी बना के रखें तो ये बेहतर होगा आपके लिए भी और आपके अपनों के लिए भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो 38,000 के करीब ये आंकड़ा कोरोना संक्रमित मरीजों का जा पहुंचा है। एक्टिव केसेस की बात करें 26,535 केसेस है और हालांकि 10,000 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन 1223 लोगों की जान भी इस संक्रमण की चपेट में आने के कारण जा चुकी है। ऐसे में जाहिर सी बात है, अब लॉकडाउन पार्ट 3 जो शुरू होने जा रहा है उसमें जो छूटें दी गई है, जो रियायतें देने की बात कही गई है, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कहीं इस छूट को लोग आज़ादी समझकर इसका मिसयूज ना करें और कहीं मामले और अधिक तेजी के साथ ना बढ़ जाए। सभी को फिलहाल इसी बात की चिंता। और अब खबर बागपत से, जिला कारागार में खूनी संघर्ष की खबर यहां से आ रही है। धारदार हथियार से गोदकर एक कैदी को मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। खूनी संघर्ष में दूसरा कैदी गंभीर रूप से घायल। 8 से 10 कैदियों पर हत्या का आरोप लगा है।
बागपत जिला कारागार में हत्या की दूसरी वारदात। ऐसे में जिला प्रशासन पर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। पूर्व में पूर्वांचल डॉन मुन्ना बजरंगी की यहाँ पर हत्या हुई थी। डीएम एसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं और अब वहां पर हालात का जायजा ले रहे हैं। कहाँ क्या हुआ, कैसे होने दिया गया, आखिरकार किसकी लापरवाही, किसकी चूक रही, इस बारे में फिलहाल वहां पर सारी डिटेलिंग ली जा रही है, जायजा लिया जा रहा है। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। इस तरह से बागपत से बड़ी खबर, जिला कारागार में एक बार फिर से खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। धारदार हथियार से गोदकर एक कैदी को मौत के घाट यहां पर उतार दिया गया। जेल परिसर के अंदर इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। दूसरा कैदी भी इसमें घायल हुआ है। इस खूनी संघर्ष के दौरान 8 से 10 कैदियों पर इस हत्या का आरोप है। ऐसे में अब फिलहाल वहां पर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। डीएम और एसपी खुद वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ऐसा कैसे वहां पर होने दिया गया, क्या कुछ वहां पर हुआ, क्या किसी प्लानिंग के तहत या फिर ये एक सडन अटैक था मोमेंट ऑफ द हीट के कारण। फिलहाल वहां पर जांच पड़ताल के लिए डीएम और एसपी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, मौके पर बने हुए हैं। 8 से 10 कैदियों पर दरअसल हत्या का आरोप है, जिन्होंने मिलकर एक कैदी को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की ये दूसरी वारदात बागपत की इस जिला जेल के अंदर। इससे पहले पूर्वांचल डॉन मुन्ना बजरंगी की भी हत्या यहां पर हुई थी। उस समय भी जेल प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे और एक बार फिर से कुछ इसी तरह की वारदात यहां पर रिपीट हुई है। जेल परिसर के अंदर ही धारदार हथियार से एक कैदी को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई और दूसरा एक और कैदी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। 8 से 10 कैदियों पर इस हत्या का आरोप है। एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, कैसे आखिरकार ये हत्या वहां पर हुई, कैसे होने दी गई? तमाम संबंधित अधिकारी उस समय कहां थे जब 8 से 10 कैदियों ने मिलकर ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया, इस खूनी संघर्ष को अंजाम दिया? ये बहुत हैरानी की बात है और काफी सेंसिटिव जेल है बागपत की। और जिस तरीके से वहां पर इससे पहले भी माफिया डॉन की जेल के अंदर ही हत्या हो गई थी, तब से काफी सुरक्षा वहां चाक चौबंद रखने की बात कही जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से वाकया सामने आया है और जैसे कैदी की हत्या की गई है और दूसरा भी बेहद गंभीर है, तो बताया जा रहा है कि 2 गुटों में जो है जेल के अंदर कैदी जो थे उनमें आपस में संघर्ष हुआ और उसी संघर्ष के दौरान जो है ये वारदात हुई है। वहाँ सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम थे तो और जेल परिसर के अंदर सुरक्षा में कर्मी लगे हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कोशिश की इसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन शासन से यहाँ पर इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए और डीजी कारागार खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मौके पर एसपी और डीएम पहुंच गए हैं। फिलहाल जो दूसरा गंभीर जो कैदी है उसका इस वक्त इलाज चल रहा है और जो बाकी लोग हैं उनको पहले से चूंकि वहाँ जेल के अंदर कस्टडी में, उनसे भी पूछताछ वहाँ स्थानीय पुलिस की टीम और जेल प्रशासन की टीम जो है। जेल परिसर के अंदर सीसीटीवी कैमरास भी होंगे, काफी हद तक मदद मिल पाएगी इस पूरे मामले को समझने की, किसकी लापरवाही, किसकी चूक रही, आखिरकार कैसे इस खूनी संघर्ष को अंजाम दिया गया, इसे जानने की। देखिए ये बात जरूर है कि आपको किसी वारदात के बारे में समझने में तो आसानी होगी, लेकिन क्योंकि सभी कैदी ही हैं वहां पर बंद और जेल में जिस तरीके से अपने गुट अलग अलग बना करके और इस तरीके से हत्या कर देना, हत्या के लिए धारदार हथियार कहाँ से आए, उनका इंतजाम कैसे हुआ, ये सारी चीजें देखने, छोटी छोटी चीजों की बारीकी वहाँ रखी जाती है। सुरक्षात्मक तरीके से वहाँ लगातार चेकिंग और दूसरे तरह के अभियान चलते हैं। लेकिन कैसे ये धारदार हथियार या जो भी चीज इस्तेमाल की गई हत्या में वो कैसे वहां पहुंची और उसको किस तरीके से उपयोग में लाया गया, ये सारी चीजें अब जांच के बाद सामने आएगी। फिलहाल मौके पर क्योंकि दूसरे और अन्य कैदी जो इस घटनाक्रम से परेशान हुए उन्होंने भी वहां पर हो हल्ला मचाया, जिसके बाद वह काफी बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स भी जो है वो तैनात की गई है। अवनीश जी, कितने बजे की घटना बताई जा रही है? ये दोपहर की घटना है और ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वारदात थी, पहले से कोशिश की गई कि जो कैदी गंभीर रूप से घायल है उसको किसी तरीके से बचाया जाए। हालांकि उसकी स्थिति भी काफी नाजुक है, उसका इलाज करना। दूसरा कैदी इस बारे में बताया जा रहा है कि उसकी जो है वो मौत हो गई है। अब वो किस तरीके की परिस्थिति में हुई, किस तरीके से झगड़ा
हुआ और कैसे ये इस रूप में हो गया कि दो गुटों में आपस में कितनी देर तक झगड़ा चलता रहा। सवाल यही खड़े हो रहे हैं। इससे पहले जब बिल्कुल बिल्कुल अवनीश जी, इससे पहले जब मुन्ना बजरंगी की हत्या वहां पर हुई थी तब भी तमाम तरह के सवाल जिला प्रशासन पर खड़े हुए थे, प्रशासनिक अधिकारियों पर वहां पर खड़े हुए थे। उस समय कहा गया था कि जो भी लापरवाही, जो भी कमी पेशी थी उसे दूर कर लिया जाएगा। जेल के अंदर, परिसर के अंदर हथियार आखिरकार कैसे पहुंच गए, धारदार हथियार कैसे उनके पास अवेलेबल हो गया, ये भी सवाल खड़ा हुआ था, जिसके बाद कहा गया था सारी कमी पेशी दूर कर ली जाएगी। लेकिन हर बार घटना होने के बाद फिर जब सवाल खड़े होते तब जाकर इन लोगों को याद आता है कि आखिरकार ये लापरवाही कैसे बरती गई और कहां बरती गई। बिल्कुल ये सवाल जरूर उठेगा और खासतौर पर जेल जैसी जगह जो माना जाता है कि बहुत सुरक्षा के प्रबंध वहां पर होते हैं, काफी संख्या में फोर्स होती है, जेल की अपनी काफी सारी फोर्स होती है और इसके बावजूद अगर इस तरह की कोई घटना हो जाए कि अंदर किसी भी तरह के हथियार का, किसी भी तरीके की इस तरह की सेंसिटिव चीज जिससे हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया जा सके, वो जो है उपलब्ध होना बेहद बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए ठीक है, मामले में जब जांच पड़ताल होगी, डीएम और एसपी वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अवनीश विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, एक बंदी जो गंभीर रूप से घायल हुआ उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक कैदी की मौत हो गई है, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। विकास शर्मा हमारे साथ बागपत से संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या हुआ वहां जेल परिसर के अंदर, इस खूनी संघर्ष को कैसे वहां पर अंजाम दिया गया और जेल के अंदर धारदार हथियार पहुंचा कैसे? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बागपत जो जेल है ये सवालों के घेरे में पहले से ही है। और मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी पूर्वांचल के डॉन की गोली मार के यहाँ निर्मम हत्या कर दी गई थी, साफ तौर पे आज दो गुटों में जो खूनी संघर्ष हुआ है, संघर्ष यहाँ पहले भी होते हैं लेकिन जेल की बात बहुत कम बाहर निकलती है, लेकिन आज जो बाहर निकली है वो पता लगा जिसमें ऋषिपाल नाम के एक व्यक्ति की जो डेड बॉडी बाहर निकलती है। तो कहीं ना कहीं सबसे सवालों के घेरे में जिला प्रशासन और जेल है, जो कि साफ तौर पर उसके अंदर ये नुकीले हथियार, धारदार हथियार और बंदूक जैसी चीजें कैसे उपलब्ध हो जाती है उन लोगों को। और साफ तौर पर यहाँ जो बीच बीच में जो अधिकारी हैं यहाँ राउंड भी लेते हैं और चेकिंग भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल कि बागपत जिला जेल में जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके की हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हत्याएं हो रही हैं तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जेल पर। जी, वजह क्या स्पष्ट हो पाई है इस खूनी संघर्ष के पीछे? ये जो दो गुट आपस में भिड़े, क्या कुछ वजह रही? क्या कैदियों की अंदरूनी गुटबाजी इसके पीछे की वजह है या कुछ और? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो जेलर हैं यहाँ आकाश शर्मा, उनसे हमारी बात हुई है और खुद जो जेल अधीक्षक है सुरेश कुमार, उनसे बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर अभी कोई भी बात नहीं बताई, केवल जांच की बात कह रहे हैं और जांच की बात को लेकर ही मामले को खत्म बता रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने बताया कि दो गुटों में संघर्ष हुआ है और केवल अभी जांच की जा रही है। मौके पर डीएम, आला अधिकारी, एसपी यहाँ पहुंचे हैं और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहा है कि आखिर वजह क्या रही होगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ मर्डर हो रहे हैं, जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं, तो सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल शून्य है और सबसे बड़ी लापरवाही साफ तौर पर प्रशासन के तौर पर हो रही है। जी, शुक्रिया आपका विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो बागपत जेल में फिर से गैंगवॉर की खबर है। बागपत जिला कारागार में बंदी ऋषिपाल की हत्या कर दी गई है। कई कैदियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। बस्ती का रहने वाला है मृतक, जिसका नाम ऋषिपाल बताया जा रहा है। बीते दिनों पूर्व प्रधान ओमपाल पक्ष और मृतक पक्ष के बीच दरअसल कहासुनी भी हुई थी, विवाद हुआ था, गोलीबारी भी हुई थी। और इस तरह से एक बार फिर से बागपत जिला कारागार में गैंगवॉर की ये खबर। यहां पर 8 से 10 कैदियों ने मिलकर एक कैदी को मौत के घाट उतार दिया, उसकी हत्या कर दी गई, जबकि एक कैदी गंभीर रूप से घायल है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां उसे भर्ती कराया गया है, वहां पर उसको ट्रीट किया जा रहा है। डीआईजी जेल लव कुमार जांच के लिए मौके पर रवाना हो गए हैं। डीएम और एसएसपी बागपत जिला जेल में पहले से ही मौजूद है। आज दोपहर की घटना बताई जा रही है। घटना की जानकारी डीएम और एसएसपी के पास जैसे ही पहुंची, तुरंत वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और इस वक्त जानकारी आ रही है डीआईजी जेल वो भी रवाना हो चुके हैं घटनास्थल पर जाने के लिए, यानी कि बागपत जिला कारागार पहुंचने के लिए, जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस गैंगवॉर को अंजाम दिया गया। तो तमाम तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं एक बार फिर से जेल प्रशासन पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर, जेलर पर,
जेल अधीक्षक पर कि आखिरकार धारदार हथियार जिससे कैदी को गोद गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया, उस पर हमला किया गया, वो जेल परिसर के अंदर पहुंचा कैसे? सुरक्षा व्यवस्था होती है, सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज होती है, आखिरकार लापरवाही कहां बरती गई, क्यों बरती गई? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। इससे पहले भी बागपत जिला कारागार सुर्खियों में उस समय आया था जब यहां पर इसी जेल परिसर के अंदर मुन्ना बजरंगी को भी गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय भी यहां पर जेल प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे और एक बार फिर से वही सवाल खड़े होते हुए लापरवाही का आलम या यूं कहा जाए 2 साल बाद भी जस का तस है। जी हाँ, 2018 में मुन्ना बजरंगी को मौत के घाट यहां पर उतारा गया था और आज जो जानकारी मिल रही है, आज दोपहर इस घटना को अंजाम दिया गया है। गैंग वॉर यहां पर हुआ है जेल परिसर के अंदर ही। विकास शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विकास, डीएम एसएसपी मौके पर मौजूद है, डीआईजी जेल रवाना हो चुके हैं, फिलहाल क्या कुछ अंदर खाने से जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले को लेकर सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, बता दूं जिस तरीके की ये वारदात हुई है, अब एक बड़ी वारदात हुई है जिसको लेकर पूरा हड़कंप मचा हुआ अधिकारी, आला अधिकारियों पश्चिम उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरीके की आज की सबसे बड़ी खबर होगी और जो अभी अंदर से खबर आ रही है, केवल ये आ रही है कि अभी जांच की जा रही है। डीएम और यहाँ के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों के बीच झगड़ा हुआ है और झगड़े की मुख्य वजह क्या रही है। साफ तौर पर अभी ये इसकी बात आई है क्योंकि ऑफिशियली कोई ऑथेंटिक अभी कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि अभी सब अंदर जांच कर रहे हैं और हम खुद न्यूज़ वन इंडिया की पूरी टीम यहाँ जिला बागपत जेल के गेट पे खड़ी हुई है। जी, कितने कैदियों पर हमला हुआ? एक कैदी को तो मौत के घाट उतार दिया गया, एक कैदी गंभीर रूप से घायल हुआ है और 8 से 10 ऐसे कैदी बताए जा रहे हैं जिन पर यह आरोप है जिन्होंने अटैक किया है। क्या 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ था और क्या कुछ पुराना मामला इन गुटों के बीच चल रहा था? कोई पुराने विवाद भी इससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये साफ तौर पे अभी ये कहा नहीं गया है कि पुराना इनका चल रहा था, कोई संघर्ष चल रहा था या पुरानी रंजिश चल रही थी, लेकिन जिस तरीके की बड़ी वारदात हुई है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा ही मकसद, बड़ा ही कारण निकल के आएगा कि जिस तरीके से एक युवक की, एक व्यक्ति की जो ऋषिपाल है उसकी पीट कर और नुकीले हथियार से उसकी हत्या की गई है जेल के अंदर, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो उसके साथी हैं 3-4 लोग और थे वहां मौके पर, उनकी भी बहुत बेरहमी से पिटाई की गई है। तो साफ तौर पर इनके पीछे जो मामला निकल के आएगा वो बड़ा ही निकल के आएगा और हो सकता है पहले भी कोई रंजिश रही हो, पहले भी मारपीट रही हो, लेकिन जो जेल प्रशासन है कहीं ना कहीं सवालों के बीच आते हुए जेल प्रशासन साफ तौर पर जो सुरेश कुमार, बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी जी भी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, बार बार घूम फिर कर सवाल जेल प्रशासन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि सरिया से भी यहाँ पर पीटा गया था। देखिए, सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि जेल जो बहुत बेहद सुरक्षित जगह मानी जाती है और वहां पर अगर इस तरह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाए, अपराधी इस तरीके से अंजाम दे और खासतौर पर जहां पर प्रशासन का संरक्षण है, जहां पर बड़े पैमाने पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, उस जगह पर अगर इस तरह की वारदात हो तो बेहद हैरान करने वाली बात है। और वो भी वो जेल जिस जेल के अंदर एक माफिया डॉन की अब से कुछ साल पहले हत्या हो चुकी है। उस मामले की सीबीआई जांच कर रही है हाईकोर्ट के निर्देशन पर और अब ये दूसरा मामला जो सामने आया, जो प्राथमिक रिपोर्ट हम न्यूज़ वन इंडिया के स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उस रिपोर्ट को अब से थोड़ी देर पहले जेल अधीक्षक बागपत ने भेजा है शासन को। उस रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि दिन में दोपहर 12 बजे इन कैदियों का आपस में झगड़ा हुआ। इस झगड़े को लेकर के कैदियों के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की शिकायत की। उसके बाद फिर वहां बंदी रक्षकों द्वारा दोनों पक्ष को जेल अधीक्षक के कमरे में बुलाया गया, समझाया बुझाया गया, लेकिन इतना नियंत्रण वहां के स्थानीय जेल प्रशासन का नहीं था कि झगड़ा। अवनीश जी, सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इन दोनों गुटों के बीच में, इन कैदियों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ होगा, जब चीख पुकार वहां पर मची होगी, जब धारदार हथियार से हमला बोला गया होगा, उससे भी और उसके थोड़ी देर बाद तक भी क्या कोई पुलिस अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा होगा? किसी पुलिस कर्मचारी के कानों तक ये आवाजें नहीं पहुंची होंगी कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है या फिर कुछ झगड़ा हुआ है, तो तुरंत वहां पर आकर इन्हें रोका जा सकता होगा, इन्हें अलग अलग किया जा सके? यही बात मैं बता रहा था आपको कि इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट आई है, खुद प्रशासन ने इस बात को स्वीकार किया है कि दोपहर में 12 बजे झगड़ा हुआ। 12 बजे जब झगड़ा हुआ तो दोनों पक्ष को बंदी रक्षकों के नेतृत्व में जेल अधीक्षक के कमरे में बुलाया गया और बाकायदा दोनों गुटों को समझाया गया कि झगड़ा न किया जाए। लेकिन जेल प्रशासन की इतनी हनक, इतनी पहुंच, इतनी पकड़ नहीं दिखी
कि 12 बजे की जो घटना थी वो 3 बजे खुली संघर्ष में तब्दील हो गई। यानी 12 बजे किसी पक्ष के बीच में आपस में झगड़ा हुआ किसी शिकायत को लेकर के, और 3 बजे स्थिति ये हो गई कि दोनों के बीच में खुली संघर्ष हो गया और कुल 6 से 8 कैदियों ने मिल करके 2 कैदियों को मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया। और जो चीजें वहां से बरामद हुई, जो जेल प्रशासन जिस बात को स्वीकार कर रहा है उसमें बताया जा रहा है कि लोहे का सरिया है, उसका छोटा टुकड़ा और 4-6 चम्मच, यानी आप सोचिए चम्मच और लोहे के टुकड़े से जो ये हत्याकांड जो है उसको अंजाम दे दिया कैदियों ने। कि बड़ी हैरान करने वाली बात है, जेल के अंदर अस्पताल भी होता है, प्राथमिक उपचार भी वहां किया जा सकता है, तमाम सारे प्राथमिक उपचार की स्थिति होती है, लेकिन ये सब कुछ वहां होता रहा और जेल प्रशासन हाथ पर हाथ धरा बैठा रहा। पहले 12 बजे घटना हुई, उसके बाद भी इस बात की निगरानी नहीं की गई कि जेल में किसी तरह की संदिग्ध चीज है कि नहीं है, कोई ऐसी धारदार चीज है कि नहीं है। और जब झगड़ा हो रहा था उस प्रक्रिया के दौरान भी जेल के अंदर के लोग 6-8 लोगों को अगर नियंत्रित कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे तो इतने बड़े जेल परिसर में बहुत सारे कैदी जो वहां रह रहे हैं उनको कैसे नियंत्रित करेंगे? तो ये बड़ा सवाल है, एक बड़ी चूक है जिसकी वजह से ये घटना जो है वो सवाल तो उठना लाजमी है अवनीश जी कि जब जेल के अंदर बंद कैदियों पर पुलिस वालों का बस नहीं चल रहा तो फिर जिले के अंदर तमाम बदमाशों को पुलिस कैसे कंट्रोल में ला पाएगी? ये बिल्कुल सही बात है और खुद जेल प्रशासन अपने रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार कर रहा है कि लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है और इसी वजह से ये हुई है। पहले 12 बजे एक बार जब प्रकरण आपके सामने आता है आप दोनों पक्षों को बुला करके समझाने की कोशिश करते हैं, दोबारा अगर 3 बजे इसी बात पर झगड़ा हो जाए और वो हत्याकांड में तब्दील हो जाए तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। और महज सरिये के टुकड़े और कुछ चम्मचों ऐसे में जेल परिसर के अंदर सिक्योरिटी क्या सिर्फ नाम की होती है? नहीं, देखिए नाम की सुरक्षा बिल्कुल नहीं होती है, बड़ा सुरक्षा तंत्र जेल के अंदर होता है, बंदी रक्षक होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं, बाकायदा जेलों पर पीएसी बल की भी तैनाती की जाती है कि रोजाना वहां पर कोर्ट में पेशी, हालांकि आजकल के दौर में कोर्ट में पेशी नहीं होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और अदालत चल रही हो तो वहां पेशी की जाती है। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से सारी प्रक्रिया रुकी हुई है, लेकिन काफी सारा नियंत्रण होता है, काफी सुरक्षा के प्रबंध वहां होते हैं और ये बात कही जाती है सुरक्षा इतनी ज्यादा है कि परिंदा भी पर न मार पाए। लेकिन इन बातों से इतर एक हत्याकांड को अंजाम दिया जाना और खासतौर पर उसी जेल में जिस जेल में अब से 2 साल 2.5 साल पहले एक बड़े माफिया डॉन की हत्या जेल के अंदर ही कर दी गई थी, इसके बावजूद वहां के प्रशासन ने इस बात से सबक नहीं लिया और ये जो है कांड जो है वो हमारे सामने है। ऐसे में अवनीश जी क्या इस मामले के भी ठंडे बस्ते में जाने के बाद व्यवस्था वापस से फिर से वही जस की तस हो जाएगी? क्या ये उम्मीद लगाई जाए या फिर वाकई में अब यहाँ पर जेल प्रशासन सबक सीखते हुए इन तमाम कमी पेशियों को आगे दूर करेगा, लापरवाही और चूक की कोई गुंजाइश आगे नहीं रहेगी? देखिए अभी तो सरकार को फैसला करना कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन प्रथम दृष्टया ये बहुत साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि जो स्थानीय जेल प्रशासन था उसकी बेहद लापरवाही थी, उसकी दूरअंदेशी नहीं थी, उसने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं संवेदनशीलता नहीं दिखाई और इस पूरे मामले को नियंत्रित करने की बजाय कहीं ना कहीं इसको जो है अनदेखी इसकी की और शायद यही वजह है कि एक मामूली झगड़ा जो है वो एक हत्याकांड में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और एक कैदी की जान चली गई और दूसरे की स्थिति भी जो है वो गंभीर बताई जा रही है। जेल प्रशासन ने स्वीकार किया है कि सरियों के टुकड़े से और चमचों से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। चमचे अंदर पहुंचे समझा जा सकता है, सरिये के टुकड़े वहां से कहां से मिल गए इन कैदियों को? देखिए ये बेहद मुश्किल चीज है क्योंकि इस तरह के संवेदनशील चीजों की जांच होती है बाकायदा जेल के अंदर, जो उसका प्रोटोकॉल होता है उसमें आपके पास किसी भी तरह की ऐसी संवेदनशील चीज, यहाँ तक कि ब्लेड और इस तरह की भी जो नुकीली चीजें होती है वो आपके पास नहीं हो सकती हैं। लेकिन आप जानती हैं कि जेल के अंदर एक अलग तरह का तंत्र, एक अलग तरह की व्यवस्था चलती है जो हम सब जानते हैं। उन तंत्रों के माध्यम से, उन लूप हॉल्स का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की लापरवाही, उनकी कमजोरियों का उपयोग करते हुए इन कैदियों ने ये चीजें हासिल की होंगी और अब ये देखना होगा इसकी गहनता से जब जांच होगी और जिस तरीके से जेल डीआईजी जेल है वहां के लव कुमार, उनके स्तर पर इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए। जब कैदी की कोई मौत होती है तो उसकी ऑटोमेटिक मजिस्ट्रियल जांच होती है, तब इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच भी होगी, बहुत सारी चीजें उस जांच से जो है वो सामने आ पाएंगी। जी ठीक है, जीएम वहां पर मौके पर है, एसएसपी वहां मौके पर है, डीआईजी जेल मौके पर जाने के लिए रवाना हो चुके हैं, यानी कि उम्मीद लगाई जानी चाहिए कि मामले के निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल होगी और उसके बाद फिर जेल प्रशासन के ऊपर जो तमाम सवाल वक्त वक्त पर खड़े होते रहते हैं उनमें सुधार लाया जाएगा, लापरवाही आगे नहीं बढ़ती जाएगी। बागपत जेल कारागार की जो छवि इस तरह की घटनाओं से धूमिल हुई है उसे कहीं ना कहीं आगे सुधारा जाएगा। चलिए अवनीश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।